हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। आज हम यूपीएससी मेंस 2025 के GS3 पेपर जनरल स्टडीज 3 पेपर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए हैं, आज उनका हम जनरल एनालिसिस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पेपर 3 के वो क्वेश्चंस जो इस बार यूपीएससी मेंस 2025 के GS3 पेपर में देखने को मिले। इसमें जो पहला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से था, अगर हम उसकी बात करें तो क्वेश्चन वाज अबाउट द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया। पूछा गया द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया आर स्टडी इवॉल्व ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। जनरली धीरे धीरे जो फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम्स हैं वो भारत में लगातार उनका विकास हो रहा है। mention India's contribution to International Fusion Energy Project called the International Thermonuclear Experimental Reactor ITER में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक बार उसके लिए पूछा गया। और इसी के साथ पूछा गया व्हाट विल बी द implications of the success of this project for the future of global energy। देखा जाए तो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स में लगभग इसको आंसर करना था। पेपर में दो सेक्शंस में आंसर है। पहले पार्ट में ITER में जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में सीधे तौर पर पूछा गया है, और दूसरा फिर फ्यूजन एनर्जी से जो जनरेट होने वाली एनर्जी है वो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी या ग्लोबल एनर्जी का एक बेस्ट रिसोर्स कैसे बन सकती है, इसके बारे में बात की गई। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास में दो सेक्शंस हैं। दोनों सेक्शंस में हमें लगभग 50-50% यानी कि लगभग 75 वर्ड्स हमें दोनों जो पार्ट्स हैं उसके लिए लिखना जरूरी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आना एक वाजिब सी बात है, क्योंकि इसी बार जो एनर्जी एनालिसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें बार बार ये बात कहा गई कि भारत में 2047 तक जो न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होने वाली एनर्जी है उसके लिए 100 गीगावाट एक लक्ष्य रखा है। द इंडियाज टारगेट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी from the nuclear energy resources, this target is the 100 gigawatt. At present, as of now 2025, we are generating only around the 8200 megawatts. 8200 megawatts to it should leave a jump of the 100 gigawatt. This kind of enhancement, this kind of energy generation through nuclear energy needs some reforms, needs some more technology, needs some more kind of technology reactors. So the government of India is focusing on nuclear fusion also. As of now, we generate the electricity using the nuclear reactors, which are based on the technology called nuclear fission. This nuclear fission technology generates the around 8200 megawatt electricity in India, but we are targeting to generate the 100 gigawatt by the year 2047. For that purpose, we are focusing on India's nuclear fusion program also. At present, various nuclear fusion programs are running in all over the world. Even India have some experimental reactors by name of SST. The other reactors, artificial sun reactors, tokamak reactors. In similar way, the France, with contribution of many nations, is also operating a project called ITER. इस क्वेश्चन को इस बार आना एक एनर्जी सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर से इस बार के GS3 पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये बड़ी बात है कि एक ही टॉपिक से लगातार 3 क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर आउट ऑफ 6 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस टेक्नोलॉजी सेक्टर दी एनर्जी टॉपिक वाज टारगेटेड। एनर्जी जो पार्ट है उसी से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इस बार फरवरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ITER की जो फैसिलिटीज है उसे विजिट किया था। इस ITER के अंदर भारत के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, भारत और इनसे क्या बेनिफिट कर सकता है और कॉन्ट्रीब्यूशन एरियाज कहाँ हो सकते हैं, उसके बारे में फ्रांस में बात की गई। तो फ्रांस में जो ITER है इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो लेटेस्ट क्रायोलिंक्स हैं और अदर टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बात की गई। दिस पार्ट ये यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है आंसर का। और सेकेंड पार्ट की ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या हो सकता है फ्यूजन एनर्जी, तो हम जानते हैं कि टोकामेक से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी फिजन रिएक्टर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से इस आंसर को लिखा जाना चाहिए। बेटर पार्ट इज दैट कि ये पूरा
पार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम सिविल सर्विसेज के जो क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं वहां पर डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में आईटीआर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका, आईटीईआर फ्रांस और इंडिया के इसमें कंट्रीब्यूशन, इन्हें क्लासरूम में डिस्कस किया गया। इसी के साथ साथ along with the ITR, other the China's project, the European project called the JET, and India's SST project, steady state superconducting thermonuclear plants, tokamaks, these were also discussed. Even the classroom study program have the norms for the answer writing, where the students were provided with the some notes, classroom notes, and answer writing, where this part, the nuclear fusion, this nuclear fusion part was discussed. Then ITR was discussed. भारत में अलग अलग जो ऊर्जा संलयन की जो प्रक्रिया है और विश्व भर में संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या क्या डिस्कशन, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उनके बारे में डिस्कशन ये क्लासरूम प्रोग्राम्स में किया गया। तो पहला क्वेश्चन जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से पूछा गया, आप भी इस तरीके के अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख करके हमें पहुंचा सकते हैं बेटर एनालिसिस के लिए। इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को फिर से देखा जाना चाहिए कि यह क्वेश्चन भी अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी एनर्जी पार्ट। एनर्जी पार्ट से मैंने जैसे कहा कि एनर्जी पार्ट से इस बार यूपीएससी मेंस GS3 सेक्शन में जो साइंस टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सीधे एनर्जी टॉपिक से देखने को मिले हैं। तो आइए इस दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट दी हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट point to be noted is the energy independence through clean technology by 2047 our target। लास्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर भी यही बात की गई कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो हमारा टारगेट है वो 2047 है 100 गीगावाट, तब तक हम न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स से एनर्जी प्रोडक्शन करें। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है दी एनर्जी इंडिपेंडेंस हमें अचीव करनी है थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047 and the role of biotechnology in the production of the electricity or the clean technology, how can biotechnology can play a crucial role in this endeavor। so क्वेश्चन में सीधे तौर पर पूछा गया कि किस तरीके से भारत ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल कर सकता है, लेकिन जो तकनीकें होनी चाहिए वो स्वच्छ प्रौद्योगिकी आधारित होनी चाहिए। समय सीमा उसके लिए 2047 बताई गई है। और इसी के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी का इस क्षेत्र में क्या रोल हो सकता है। 2047 भारत के लिए एक वो क्षेत्र है जब तक हम वो समय सीमा है जब तक हम 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे स्वतंत्रता के। इस समय तक नीति आयोग ने जो पॉलिसीज बनाई है, नीति आयोग ने जो ड्राफ्ट बना करके दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें एक टारगेट है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, इसके बारे में बात की गई। यहां तक कि सीधे सीधे नेशनल हाइड्रोजन मिशन का जो पार्ट है उस पार्ट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में जहां डिस्कशन है वहां पर पहला जो स्टेटमेंट है वही गवर्नमेंट वेबसाइट पर सीधे वही है that India has set its sight on the becoming energy independent by the year 2047। कई सारे ऐसे क्लीन टेक्नोलॉजी के टूल्स, क्लीन टेक्नोलॉजीज ऐसी बार बार गवर्नमेंट के डिस्कशंस, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, योजनाओं में है जहां पर भारत 2047 तक ऊर्जा रूप से स्वतंत्र रहने की बात करता है। ऊर्जा एनर्जी इंडिपेंडेंस या ऊर्जा रूप से स्वतंत्रता की बात कही जाए तो इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इन सभी सेक्टर में भारत पूर्ण रूप से इंडिजिनस स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करता हो, स्वदेशी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता हो। तो इस बारे में ये जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये भी अगेन 10 मार्क्स इसमें मैक्सिमम फेच हो सकते हैं। और क्वेश्चन में 150 वर्ड्स में इसे आंसर लिखना था। 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे फर्स्ट पार्ट में वो सब क्लीन टेक्नोलॉजी के डिस्कशन करने हैं जो एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब इंडिजिनियस प्रोग्राम्स, इंडिजिनियस रिसोर्सेज, इंडिजिनियस स्कीम्स, इंडिजिनियस टूल्स, मशीनरी, उन सब पर आधारित हो। और उसी के साथ सेकंड पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में भी 75 वर्ड पहले पार्ट के लिए, 75 वर्ड सेकंड पार्ट के लिए अलोकेटेड है। इस पार्ट को अगर डिस्कस किया जाए क्लासरूम प्रोग्राम्स में, ये जो प्रोग्राम्स हैं क्लीन एनर्जी प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं उसके बारे में बात की गई। इसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज का यूज किया, इंडिजिनियस ट्रांसमिशन नेटवर्क हमने एस्टेब्लिश किया,
उसी के साथ साथ चाहे वो हाइड्रो पावर एनर्जी का डिस्कशन हो, चाहे उसी के साथ साथ जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है। जियोथर्मल एनर्जी कंप्लीटली इंडिजिनस वे में भारत में कई जगहों पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज की जाने लगी है। इसके लिए जो मशीनरीज हैं वो मशीनरी कंप्लीटली होल मशीनरीज जो है, होल रिसोर्सेज जो है वो इंडिजिनस है। इसलिए क्लीन टेक्नोलॉजी है। इसलिए क्लीन टेक्नोलॉजी थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर दी एनर्जी इंडिपेंडेंस, इसका एकमात्र साधन अभी तक हमारे पास जो एक साधन जो हमारे पास विकसित है वो जियोथर्मल एनर्जी भी हो सकता है। उसी के साथ हम आगे बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में मैंने बात की कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के डिस्कशन में पहला स्टेटमेंट जो पॉलिसी में लिखा हुआ है वो यही है कि दी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज इंटेंड टुवर्ड दी अचीविंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय द ईयर 2047। तो 2047 तक हम हाइड्रोजन के अदर जो टूल्स हैं, अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, उन्हीं के साथ साथ चाहे वो हाइड्रो पावर हो, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, उसी के साथ साथ हमारे पास में जियो हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी एक ऐसा रूट हो सकता है जिससे हम क्लीन एनर्जी डेवलप कर सकते हैं और एनर्जी इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए अचीव हो सकती है। इसी का जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसमें कहा गया, पूछा गया कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू जनरेट दी क्लीन एनर्जी एंड बायोटेक्नोलॉजी should have all the instruments which are indigenous. It means energy independence थ्रू बायोटेक्नोलॉजी बाय द ईयर 2047। इस पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी के बार बार डिस्कशन, क्लासरूम डिस्कशन में भी हमने बात की गई कि फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का वॉल्यूम बढ़ाना है, जिससे कार्बोहाइड्रेट वॉल्यूम से बढ़ा करके उसमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, ये सब ज्यादा हो सके। इसके बारे में क्लासरूम में बार बार बात की गई। इवन द पार्ट दिस फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, the fourth generation biofuel which uses the genetically modified organism for the production of the biofuel. So biotechnology एक वो टूल हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी एक वो मेथड हो सकता है जिससे इंडिया इंडिजिनियसली सब रिसोर्सेज का यूज करके क्लीन एनर्जी डेवलप कर सकता है, क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को क्लासरूम में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया। इवन दीज आर दी नोट्स फ्रॉम द क्लासरूम्स ऑफ सिविल सर्विसेज, प्रिंस सिविल सर्विसेज classrooms where such kind of policies, the futuristic policy from the point of from the exam point of view are discussed. Now the next question, the third question is directly from the energy sector. Energy sector, consume energy sector, the one of the resource is the carbon based resource which generate electricity, and rest of the carbon is exposed to the environment. So this year the government in various policies, even in the biotech based bio E3 policy, discussed about the carbon capturing, its utilization, its storage. तो इसी पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन देखा गया। बड़ी बात यह है कि यूपीएससी का ये जो क्वेश्चन है इस बार इसी ईयर लॉन्च की गई बायो ई3 पॉलिसी, बायो ई3 पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं, बायो ई3 पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के 7 टारगेट्स में से एक टारगेट सीधे सीधे इस क्वेश्चन के तौर पर यूपीएससी में पूछा गया, द कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ये बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट की इस पे सेक्टर स्पेसिफिक जो पॉलिसीज हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए, उन्हें हमें एनालिसिस करना चाहिए, उनके बारे में जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमें हमारी नजर उन पर होनी चाहिए। ये यूपीएससी के लिए एक बेहतर एनालिसिस करने के लिए, बेहतर रिसोर्स के लिए, बेहतर कंटेंट के लिए, इवन आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में सीधा सीधा कंटेंट आपको इन पॉलिसीज से देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा यूपीएससी में पूछा गया। इस क्वेश्चन का कंटेंट है कि व्हाट इज द कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सीसीयूज इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। भारत का जो एनर्जी सेक्टर है उसका मेन टारगेट, और साथ ही यूपीएससी के अंदर जो लिखा गया है सिलेबस में वो है द अल्टरनेटिव रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो वहां पर हमें
ऐसे संसाधन ढूंढने हैं जो बहुत कम मात्रा में कार्बन या अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हो, और साथ में हमें ऐसे रिसोर्सेज, वी शैल लुक टुवर्ड्स दी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, alternative to the carbon based resources. So these are two targets: either minimize the carbon emission, the greenhouse emission in the environment through the energy production sector, or to look out for the alternative to the carbon based resources. So for that purpose, how this carbon capture, its utilization and storage technique can be helpful in this sector. So first, the CCUS technique was discussed for the cement sector, where the carbon-based resources, carbon-based fuel is used. So this discussion was about this year. The long discussion was initiated by the नीति आयोग. नीति आयोग के जो इनिशिएटिव्स हैं, वो इनिशिएटिव्स आपको यूपीएससी के लगभग हर यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, लगभग हर जगह पर आपको नीति आयोग के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए. इससे आपको ज्यादा मार्क्स लेने में, अच्छा कंटेंट आपको गैदर करने में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है. तो इस बार नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज इस टेक्निक के बारे में बात की. इससे क्या बेनिफिट्स है, इसी के बारे में बात की. Even this technique was also discussed in the classroom program of Prince Civil Services, where the various technique for the carbon reduction from the carbon based energy sector, thermal power reactors was discussed, where this carbon capture and storage technique was discussed. It was intended toward the reduction of the emission of carbon or other greenhouse gases in the environment, which are generated from the thermal power reactors and other carbon based fuel system. So these three questions were related to the energy sector of India. And now comes the next question. See this last question, carbon capture and storage. This was the classroom content which was discussed in the classroom in detailed manner. Various other techniques was also discussed. So the various initiatives, various policies, various programs of the government, जिन्हें गवर्नमेंट बार बार अपने पॉलिसी डिस्कशंस में बार बार टारगेट करती है, हमें उन्हें देखना चाहिए. ये हमारे लिए सीधा सीधा यूपीएससी के प्रीलिम एज वेल एज मेंस. एनर्जी टॉपिक ऐसा है, जैसे एनर्जी सेक्टर में बात की जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल 2024 एंड 2025 दोनों ईयर के प्रीलिम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला. एनर्जी सेक्टर, सस्टेनेबल फ्यूल, इन सब के क्वेश्चन देखने को मिले. एनर्जी सेक्टर आने वाले कुछ ईयर के लिए बड़ा क्रूशियल पार्ट है. इस पार्ट से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म जो है, पॉल्यूशन जनरेशन इंडस्ट्रीज जो है, उन सब के बारे में लगभग कुछ ईयर तक यूपीएससी अपना उन सेक्टर को यूपीएससी अपना टारगेट बना करके रखेगी. तो वहां पर हमारी अच्छी नजर होनी चाहिए. इसी के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो इट वॉज दी स्टेटिक पार्ट. जैसे बात की जाए कि इस बार के 5 जो क्वेश्चन हैं, उन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सीधे एनर्जी सेक्टर से देखने को मिलते हैं. बाकी जो पार्ट है, एक पार्ट जो है वो बिल्कुल स्टेटिक है, नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी से 2014, 16, 18, उसके बाद 23 में इन ईयर्स में मेंस के पेपर में नैनो टेक्नोलॉजी को देखा गया. प्रीलिम और मेंस में नैनो टेक्नोलॉजी बार बार देखने को मिली. इस बार भी यूपीएससी मेंस के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी पूछी गई. बट यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट है वो एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए. साइंस टेक्नोलॉजी के जितने भी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू इनिशिएटिव्स हैं, उनकी कॉमन सिटीजन्स के लिए क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. तो यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी को पूछा गया. लेट्स सी द क्वेश्चन. How does nanotechnology offer significant advancement in the field of agriculture? It was the multidisciplinary approaching question, where the nanotechnology is related to the agriculture sector. How can this technology help to uplift the socio-economic status of the farmer? The exact content of this question was given as the mains practice for the mains answer writing program. See the question. Explain the application of nanotechnology in the biomedical and agriculture sector of India. The same question was provided to aspirants of the Prince Civil Services in classroom program, where various
uses of the nanotechnology, various application of the nanotechnology was discussed. These are the answers written by the students. And UPSC UPSC always focus on the static part also. These static parts are covered with the point of view their application for the upliftment of the Indian citizens. In the second part of this question, it was asked that how can this technology help to uplift the socio-economic status of farmer. So the complete discussion was about the application of nanotechnology in the agriculture sector. How can it improve the wealth status, socio-economic status, other status of the farmers. So this question was also in the this question is originated from the latest Niti Aayog documents, where the nano urea, nano fertilizers were appreciated by the Niti Aayog. So the government of India came up with one more mission called Namo Drone Didi Yojana, in which the female workers in the farming sector were trained to operate the drones for the spraying of the nano urea. This nano urea, the use of nanotechnology in the agriculture sector, nano DAP, nano urea, was synthesized, manufactured by the IFFCO, and for the common distribution all over India, various government policies are started for the distribution or the spray of this nano urea. These kind of nano drones were provided. Even these kind of drones were operated by the female agriculture workers. These female worker can earn lot of money by operating these kind of drone. Just they what have to do, they have to spray the nano urea using these drones. For this purpose, the Namo Drone Didi Yojana was started. So these are the example. Even this slide is, was also discussed in the nanotechnology part in the classroom program here. So these are the initiatives, these are the programs which are intended towards the agriculture sector of India, and these are based on the nanotechnology sector. So these last four questions were part of the static part. Now the last question from the science technology part. It discussed about the semiconductor industry of India. Recently, just after the 2021, for the PLI based initiatives for the electronic industry manufacturing in India, to promote the electronic manufacturing in India, the government of India focusing on the semiconductor. For the upcoming years, one part the semiconductor, another is the rare earth material are very crucial for the UPSC purpose. What are the semiconductors? What are the initiatives started to for the manufacturing of semiconductor? What are the programs for the rare earth mineral? These are the crucial part. So this question was about the India aims to become a semiconductor manufacturing hub. It was target in the year 2023, where the Niti Aayog and the government of India came up with the paper, and they discussed about the to giving the pace, to giving the speed to manufacturing industry of India, electronic manufacturing industry of India. For this purpose, the electronic hubs are from the private and for the private sector contribution and through the government funding. These hubs are targeted. Now the government came up with the one semiconductor mission. That's why this year itself the UPSC asked about the semiconductor mission of India. India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the India semiconductor mission. So नीति आयोग और प्राइवेट पार्टनरशिप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में जो इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं उनके बारे में पूछा गया। इंडिया ने इसी ईयर सेमीकंडक्टर मिशन और क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, इन दोनों पर बार बार फोकस किया। इंडिया के आर्टिफिशियल हब एआई टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए डिस्कशन किया। ये पार्ट क्रूशियल थे, उनमें से इसी ईयर सेमीकंडक्टर मिशन को सीधे सीधे यूपीएससी में पूछ लिया गया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में क्या क्या चैलेंजेस इस बार आए हैं वो पूछे गए। The crucial part is that government of India has discussed lot of many times this semiconductor mission. Even the India's semiconductor mission in detail discussed at the site of PIB. That's why
the what are the main features of this semiconductor mission of India? These features were directly given on the PIB website. तो यूपीएससी जो पार्ट है, यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट, ये बहुत क्रूशियल बन जाते हैं। जो स्टैटिक पार्ट है उन्हें पढ़ने के बाद हमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर नजर रखी जानी बहुत जरूरी है। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में ही बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में भी जहां पर गवर्नमेंट नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रीज जो बात करती है, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हमारी नजर जरूर होनी चाहिए। यहाँ से सीधे सीधे तौर पर हमें यूपीएससी के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप ये जो आंसर्स हैं इन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इनमें क्या और बेटर हो सकता है, कहाँ से रिसोर्स किए गए हैं और आगे के लिए किस प्रकार से टॉपिक, गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर नजर रखते हुए आगे हम यूपीएससी के जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी क्या पूछने वाली है। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो पेपर है, इस पेपर को आप ये जो क्वेश्चंस हैं जीएसटी के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।